Hello friends, welcome again in my channel Technotech. Today I will discuss ISRO Electronic Mechanic Technician B recruitment paper conducted on 20 November 2016. So let's come on first question. First question is Fleming's left hand rule is applicable to. जो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल है उसका यूज़ हम फोर्स की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते हैं, यानी मोटर में यूज़ करते हैं इसका यूज़। सो इसका करेक्ट आंसर इज़ बी। और जो फ्लेमिंग्स ने एक और रूल दिया था फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, उसका यूज़ हम करंट के डायरेक्शन फाइंड करने के लिए करते हैं, जिसका यूज़ होता है जनरेटर में। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी है, डीसी मोटर। सेकेंड क्वेश्चन, 5 सेल each with an EMF of 2 volt and internal resistance of 0.5 ohm are connected in series. The resulting battery will have. फ्रेंड्स, अगर हम बात वोल्टेज की करते हैं, अगर वो सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं तो वो एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं, यानी यहाँ पे 2 + 2 + 2 + 2 + 2 यानी 5 बार 2 जोड़ने पे 5 × 2 = 10। एंड रेजिस्टेंस के केस में भी ये होता है, अगर वो सीरीज में लगे हुए हैं तो वो भी एल्जेब्रिकली ऐड होते हैं। सो 0.5 × 5 = 2.5 ohm. So correct answer is B. Next question is the power factor of a DC circuit is always the power factor of DC circuit is always 1. It means correct answer is B, unity. Why? Because in DC circuit reactive component becomes 0. So their all power is pure power. So correct answer is B. फ्रेंड, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब डीसी सर्किट की बात करते हैं तो वहाँ पे कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस की वैल्यू 0 बन जाती है। क्योंकि फ्रेंड्स, आपको जैसा पता होगा कि अगर हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात करें तो उसकी वैल्यू होती है 1/2πfc। क्योंकि f यहाँ पे 0 है तो जो कैपेसिटेंस हमारा बन जाता है वो इन्फिनिटी बन जाता है। इसी प्रकार अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करते हैं तो उसका फार्मूला होता है 2πfl, और यहाँ पे भी अगर f की हम वैल्यू 0 रख दें तो हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस 0 बन जाता है। सो डीसी सर्किट में इंडक्टिव और कैपेसिटिव दोनों ही रिएक्टेंस 0 होते हैं, और हमारा जो करंट होता है वो प्योर होता है, और इसलिए पावर भी हमारी प्योर होती है, इसलिए पावर फैक्टर बना हमारा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन एसी सर्किट। फ्रेंड्स, आपको जैसा नाम से ही पता है अल्टरनेटिंग करंट, यानी इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इंस्टेंट टू इंस्टेंट वेरी करेगी। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 360 वाट बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फ्रेंड्स, अगर कोई भी हम किसी भी सर्किट की बात करें, अगर वो पैरेलल में है, अगर उनमें से कोई एक सर्किट ब्रेक हो जाता है, जैसे कि इसमें एक बल्ब बर्न होने की कंडीशन में होगा, अगर एक सर्किट ब्रेक हो जाता है तो बाकी दो पाथ से करंट फ्लो होता रहे, इसलिए जो बाकी दो बल्ब है कंटिन्यूसली ग्लो होते रहेंगे। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो डी, द अदर 2 बल्ब विल रिमेन ग्लोइंग। ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं। अगर ये पैरेलल के बजाय अगर सीरीज़ में कनेक्टेड होते तो उस केस में अगर कोई भी एक बल्ब फ्यूज़ होता तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता, तो उस केस में तीनों बल्ब बुझ जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 120 कूलम ऑफ चार्ज पासिस थ्रू ए कंडक्टर इन 60 सेक, द करंट इन द कंडक्टर इज़। फ्रेंड, जो हमारा करंट का फॉर्मूला होता है वो होता है dq/dt, यानी जितना कूलम्स का चार्ज फ्लो हुआ है उसे अगर हम उस टाइम पीरियड से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज फ्लो हुआ है वो 120 कूलम्स का हुआ है, और जो टाइम पीरियड था हमारा वो 60 सेकेंड का था। तो हम 120 को अगर 60 से डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर आता है 2 एम्पियर। सो करेक्ट आंसर इज़ बी, 2 एम्पियर। Next question is, if the capacity of battery is 2800 milliampere, it can supply 1.4 ampere current for। अगर हम बैटरी कैपेसिटी की फ्रेंड बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो 1 घंटे तक कंटिन्यूसली कितना करंट सप्लाई कर सकता है। यहाँ पे 2800 मिली एम्पेयर कहा है,
इसका मतलब हुआ ये बैटरी लगातार 1 घंटे तक 2800 मिली एम्पेयर का करंट सप्लाई कर सकती है। लेकिन क्वेश्चन में इसने पूछा है कि 1.4 एम्पेयर का करंट वो कितनी देर तक सप्लाई करेगी। तो सिंपली फ्रेंड्स आप 2800 मिली एम्पेयर को 1.4 एम्पेयर से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 2 घंटे। आप डिवाइड करके देखिए, क्योंकि 2800 मिली एम्पेयर का मतलब हुआ 2.8 एम्पेयर। 2.8 को अगर हम 1.4 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2 आवर्स, यानी वो 1.4 एम्पेयर का करंट लगातार 2 घंटे तक सप्लाई कर सकती है। 2 घंटे में होते हैं 120 मिनट। करेक्ट आंसर इज सी, 120 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। फ्रेंड्स, जो इसका परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है ये बुक टू बुक वेरी करता है और राइटर टू राइटर वेरी करता है। सो आंसर ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड व्हेन। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की हम बात करें तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर व्हेन लोड इम्पीडेंस इक्वल टू सोर्स इम्पीडेंस। वाई? अगर फ्रेंड्स लोड इम्पीडेंस सोर्स इम्पीडेंस से ज़्यादा होगा तो जो करंट है वो कम सप्लाई होगा, जिसकी वजह से हमारा पावर ट्रांसफ़र कम हो जाएगा। अगर हम दूसरी कंडीशन लें, लोड इम्पीडेंस अगर कम हो, अगर लोड इम्पीडेंस इज़ लो, देन क्या होगा, जो टर्मिनल वोल्टेज है वो गिर जाएगी, जिसकी वजह से पावर सप्लाई कम हो जाएगी। तो इसलिए फ्रेंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र की जो कंडीशन है वो होती है लोड इम्पीडेंस इक्वल टू सोर्स इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसफर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट विदाउट चेंज। अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो आपको फ्रेंड्स पता होगा, अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर में तो वोल्टेज बढ़ती है, अगर स्टेप डाउन ट्रांसफ़र है तो वोल्टेज घटती है। और अगर हम करंट की बात करें तो करंट के केस में अगर स्टेप अप है तो करंट कम होता है, और अगर स्टेप डाउन है तो करंट बढ़ता है। तो ये दोनों चीज़ें ही चेंज होती है। कैपेसिटेंस की बात करें तो वो भी हमारा चेंज होता है क्योंकि वाइंडिंग चेंज हुई है। तो लेकिन अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। सो करेक्ट आंसर इज सी, फ्रिक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीक वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 200 वोल्ट, इट्स एवरेज वैल्यू। फ्रेंड्स, जो हमारा एवरेज वैल्यू और पीक वैल्यू का रेशियो होता है वो 0.637 होता है। सो यू कैन सिंपली मल्टीप्लाई 200 वोल्ट विद 0.637, देन आंसर बिकम 127.4 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the input of an AC circuit having power factor of 0.8 lagging is 40 किलोवोल्ट एम्पेयर, द पावर ड्रॉन बाय सर्किट। अगर हम पावर ड्रॉ करने की बात करें तो जो पावर फैक्टर होता है उसको अगर आप किलोवोल्ट एम्पेयर से मल्टीप्लाई कर दें तो फिर हमारा वो आंसर निकल जाता है। तो सिंपली यू मल्टीप्लाई 0.8 विद 40 किलोवोल्ट एम्पेयर, देन आंसर इज़ 32 किलोवाट। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब एसी सर्किट की हम बात करते हैं तो वहाँ पे हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट होता है, तो जो पूरी पावर है वो एक्चुअलिटी में ट्रांसफ़र नहीं होती। उनमें से जो कुछ पावर होती है वो रिएक्टिव कंपोनेंट के रूप में वापस सोर्स में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ऐसे ही ये हमारा पावर फैक्टर इसी बात को डिफ़ाइन करता है कि एक्चुअल में हमारी कितनी पावर ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे जो पावर फैक्टर दिया है वो 0.8 का दिया है। तो कभी भी अगर फ्रेंड्स हमें एक्चुअल पावर ट्रांसफ़र निकालना होता है तो हम पावर फैक्टर की मल्टीप्लाई किलोवोल्ट एम्पेयर से कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडो इज़ ए। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। करेक्ट आंसर इज सी। विच टोपोलॉजी यूज्ड फॉर सेंट्रल नेटवर्क कंट्रोल। यहाँ पे बात की गई है कि सेंट्रल नेटवर्क कंट्रोल में कौन सी टोपोलॉजी यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आपको पता होगा सेंटर सिर्फ एक ही में होता है, वो होता है स्टार टोपोलॉजी में। तो करेक्ट आंसर है स्टार। ए फॉरवर्ड पोटेंशियल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड टू ए सिलिकॉन डायोड। ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम इज इन सीरीज विद द डायोड, द करंट थ्रू द डायोड। फ्रेंड्स, अगर कोई भी सिलिकॉन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो जो
डायोड के अक्रॉस वोल्टेज अपेयर होती है वो 0.7 वोल्ट होती है, यानी कि जो एक्चुअल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज अपेयर होगा वो होगा 10 वोल्टेज माइनस 0.7 वोल्ट जो है जो डायोड के आगे अपेयर हो रहा है। तो जो एक्चुअल रेजिस्टेंस के आगे पावर वोल्टेज अपेयर हो रहा है वो है 9.3 वोल्ट। उसे हम डिवाइड कर देंगे, सिंपली वही हमारा फॉर्मूला लगाना है, ओम्स लॉ, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। वोल्टेज की वैल्यू करंट के अक्रॉस कितनी है 9.3 वोल्ट और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 किलो ओम। हम 9.3 को 1 किलो ओम से डिवाइड कर देंगे, हमारे करंट की वैल्यू आ जाएगी 9.3 मिली एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a transistor has a typical value of beta 200. If the collector current is 15 milliampere then base current will be। फ्रेंड्स हमारे पास एक सिंपल रिलेशन होता है, जो हमारा कलेक्टर करंट होता है वो होता है बीटा इंटू में बेस करंट। यहाँ पे बेस करंट पूछा गया है तो सिंपली आप कलेक्टर करंट को डिवाइड कर दीजिए बीटा से, यानी 15 मिली एम्पेयर डिवाइड बाई 200, आंसर आएगा आपका 0.075 मिली एम्पेयर। सो करेक्ट आंसर इज सी। FET, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर FET। अगर हम FET की बात करें, आपको फ्रेंड्स पता होगा FET एक यूनिपोलर ट्रांजिस्टर है, ऑप्शन ए तो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है लो इनपुट इम्पिडेंस। FET की अगर हम बात करें तो वो एक हाई इनपुट इम्पिडेंस डिवाइस है, सो ऑप्शन बी ऑल्सो इनकरेक्ट। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें FET वोल्टेज कंट्रोल नहीं है तो ऑप्शन सी भी गलत है। और आपको पता होगा FET एक यूनिपोलर डिवाइस है और उसमें जो करंट फ्लो करता है वो मेजॉरिटी कैरियर्स के द्वारा होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑपरेट विद मेजॉरिटी कैरियर्स। 18 क्वेश्चन, द एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर का जो एफिशिएंसी होती है वो 75 से 80% होती है। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपैम्प एज ए वोल्टेज फॉलोअर हैज़ ए वोल्टेज गेन। फ्रेंड जो वोल्टेज फॉलोअर सर्किट होता है वो इनपुट वोल्टेज को फॉलो करता है। इट्स मीन जो हमारा इनपुट वोल्टेज होगा वही हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। और किसी भी सर्किट का अगर हमें गेन निकालना होता है तो गेन का फॉर्मूला होता है वी आउट अपॉन वी इन, यानी आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। और वोल्टेज फॉलोअर के केस में आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के बराबर है, सो एक दूसरे को काट देंगे और आंसर आएगा एक, यानी यूनिटी। करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजिस्टिव कंपोनेंट। अगर हम एलईडी की बात करें, ये लाइट एमिटिंग डायोड, ये लाइट एमिट करने के लिए यूज़ होता है। फोटो डायोड, ये फोटो डिपेंडेंट डायोड है। और अगर हम SCR की बात करते हैं, ये स्विचिंग कंट्रोल सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर है। तो SCR एक एज ए स्विच यूज़ होता है, एज ए रेक्टिफायर यूज़ होता है, तो वो भी रजिस्टिव कंपोनेंट नहीं है। लेकिन अगर हम LDR की बात करते हैं, वो होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, इसे हम एज ए रजिस्टर यूज़ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द डायोड इज फॉरवर्ड बायस इट इज़ इक्विवेलेंट टू। अगर कोई भी डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो वो एज ए ऑन स्विच वर्क करता है। आपको पता होगा रिवर्स बायस में डायोड के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होता, लेकिन जब वो फॉरवर्ड बायस होता है तो उसमें से करंट फ्लो होता है। सो इन फॉरवर्ड बायस इट बिहेव एज ए ऑन स्विच। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, IC555 इज़ यूज फॉर। फ्रेंड्स IC555 का हम रिलैक्सेशन ऑसिलेटर और कई प्रकार के ऑसिलेटर्स में करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज डी। आपको बता दूं जो IC555 होती है वो एक टाइमर IC, आपको पता होगा। और टाइमर IC का वोल्टेज रेगुलेशन में क्या काम, एम्पलीफिकेशन में भी कोई मतलब नहीं बनता, एंड फिल्टरिंग मतलब ही नहीं बनता। तो करेक्ट आंसर इज डी, ऑसिलेटर्स में। हाँ, वोल्टा नियंत्रक, द डिवाइस यूज फॉर वोल्टेज रेगुलेशन। फ्रेंड्स जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन में डायोड यूज होता है वो होता है जीनर डायोड। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर एंड कॉइल इन पैरेलल इज कॉल्ड। फ्रेंड्स कैपेसिटर और इंडक्टर अगर पैरेलल में होते हैं तो वो बनाते हैं एक ट्यून सर्किट। सो करेक्ट आंसर इज ए। लाइट ट्रेवल अलोंग ऑप्टिकल फाइबर बाय।
फ्रेंड्स ऑप्टिकल फाइबर में जो लाइट ट्रैवल करती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से करती है, क्योंकि वहाँ पे जो मटेरियल यूज होता है, इंटरनल कैडिंग और आउटर कैडिंग जो होती है, उन दोनों ही का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से उसमें इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और लाइट वेव ट्रैवल करती हैं। सो करेक्ट आंसर इज डी। पीसीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो पल्स कोड मॉड्यूलेशन होती है, एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है कम्युनिकेशन। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर इज सी। बुलियन बीजगणित या बुलियन बीजगणित के अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर बी है। ये होता है, अगर आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी है तो आपको पता होगा, अगर हम बार को रिमूव करना चाहते हैं तो सिंपली इंडिविजुअल्स पे बार लगा देते हैं और साथ में हम एंड को और से और को एंड से रिप्लेस कर देते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट, द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी 10111। यहाँ पे हम जो LS लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होती है, जो होती है हमारे राइट साइड की, और जो MSB होती है मैक्सिमम सिग्निफिकेंट बिट, वो होती है हमारी लेफ़्ट साइड। या जो LSB होती है वहाँ से हम 2 की पावर से सीधा प्लस करते जाते हैं। इट्स मीन अगर आपने बाइनरी पढ़ी है तो आपको इसकी वैल्यू इजीली निकाल लेंगे। कैसे? 1 + 2 + 4 0 यहाँ पे, यानी इसे हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट है दोबारा 1 है तो वहाँ पे हम 2 की पावर फिर से लेंगे। इसे हम कैसे निकालते हैं? पहले 2 की पावर 0, उसके लिए 1 है यहाँ पे, LSB पहली 1 है, यानी कि 2 की पावर 0 को हमें ऐड करना है, यानी 1 हो गया वहाँ पे। नेक्स्ट है 1 दोबारा है, वहाँ पे 2 की पावर हम 1 लगाएंगे, यानी कि 2 को भी हमें ऐड करना है, यानी अब हमारा टोटल जो हो गया 3 हो गया। अब नेक्स्ट बिट है हमारी दोबारा 1 है, यानी हमें 2 की पावर 2 को भी कंसीडर करना है, यानी 2 × 2 4 और पहले हमने 3 जोड़ा था, वो हो गए 7। नेक्स्ट बिट हमारी 0, यानी इसे हमें इंक्लूड नहीं करना, इसे हम छोड़ देते हैं। हाँ, नेक्स्ट बिट है हमारी 1, 2 की पावर 4 यानी 16 और हमने पहले जोड़ा था 7, 23। करेक्ट आंसर इज सी। पैरिटी बिट चेक इज यूज टू, जो पैरिटी बिट यूज होती है वो 1 बिट एरर को फाइंड करने के लिए की जाती है। करेक्ट आंसर इज ए। नंबर ऑफ कंट्रोल लाइन्स रिक्वायर्ड फॉर 62-1 मल्टीप्लेक्सर। अगर हम 62-1 मल्टीप्लेक्सर की बात करते हैं तो उसके लिए जो कंट्रोल लाइन चाहिए होती हैं वो उसका सिंपल फार्मूला होता है। 16 को आप 2 की पावर में किस तरीके से लिख सकते हो, तो अगर हम 16 को 2 की पावर में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनेगा 2 की पावर 4। तो जो उसकी पावर होती है वो उसकी कंट्रोल लाइन को डिनोट करती है। सो करेक्ट आंसर इज सी, 4। The gate whose output is low if all the inputs are high। फ्रेंड्स, अगर सभी की सभी इनपुट हाई होने पे हमारे 2 गेट डिफरेंट रिजल्ट देते हैं। एक तो हमारा एंड गेट है और नैंड गेट है। अगर हम एंड गेट की बात करें, अगर सभी के सभी हाई होने पे वो आउटपुट हाई देता है। अगर तो हम नैंड की बात करें तो उसका अपोजिट होगा, यानी सभी के सभी हाई देने पे वो लो देगा। सो करेक्ट आंसर इज नैंड, ए। Successive approximation technique is used for, फ्रेंड्स, इट्स यूज फॉर A to D कन्वर्जन, यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए हम सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टेक्निक का यूज़ करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, ए 4-bit काउंटर इज यूज टू काउंट फ्रॉम 0, 1 to n, वैल्यू ऑफ n इज। फ्रेंड्स, अगर हमें काउंटर कहाँ तक काउंट कर सकता है ये फाइंड करना होता है तो सिंपली हम 2 की पावर जितने बिट का काउंटर है वो रखते हैं, यानी 2 की पावर यहाँ पे जो काउंटर है 4 बिट का है, 2 की पावर 4 -1, यानी 2 की पावर 4 हम करते हैं, यानी 16 हमारा आंसर आया, -1 किया 15, यानी करेक्ट आंसर इज बी। जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है 2 की पावर
जितने बिट का काउंटर है वो -1। CRO, वाई एक्सिस इन CRO नॉर्मली रिप्रेजेंट, फ्रेंड्स अगर आपने CRO देखा तो आपको ऑब्वियसली पता होगा इट्स रिप्रेजेंट वोल्टेज। फॉर ए फ्रिक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज द टाइम पीरियड विल बी, फ्रेंड्स जो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/फ्रिक्वेंसी, यानी 1/200। 1/200 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.005 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आर इफेक्टिवली मेजर्ड यूजिंग, फ्रेंड जो LVDT होता है उससे हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रेजिस्टेंस मेजरमेंट, फ्रेंड्स इट्स करेक्ट आंसर है बी, व्हीटस्टोन ब्रिज। हम व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ करते हैं रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गोल्ड कलर कोड इन रजिस्टर इंडिकेट ए टॉलरेंस ऑफ 5%, फ्रेंड जो गोल्ड कलर होता है वो 5% टॉलरेंस को बताता है और जो सिल्वर कलर होता है वो 10% को बताता है, और अगर कोई कलर बैंड नहीं होता तो वो 20% टॉलरेंस को बताता है। सो यहाँ पे गोल्ड कलर दे रखा है, करेक्ट आंसर इज बी। A register used in color TV have the following color band yellow, violet, orange and silver, फ्रेंड येलो का मीनिंग होता है 4, वायलेट का मीनिंग होता है 7 और ऑरेंज जो हमारा जो थर्ड सिग्निफिकेंट कलर होता है वो पावर को डिनोट करता है, यानी 10 की पावर 3। ऑरेंज का मतलब होता है 3 और क्योंकि वो तीसरे प्लेस पे है तो यानी 10 की पावर 3 लगेगा। और जो सिल्वर है जो हमारा फोर्थ बैंड होता है वो हमारा टॉलरेंस को बताता है। सो हमारा जो रेजिस्टेंस बना वो बन गया 4, 7 यानी 47 इंटू में ऑरेंज का मतलब हुआ 10 की पावर 3 यानी 47,000 या फिर हम 47 के ओम बोल सकते हैं। और सिल्वर 10% को बताता है, 10% टॉलरेंस को। तो करेक्ट आंसर इज सी। द टाइपिकल सॉल्वेंट यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज, फ्रेंड्स जो हम इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज को साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं वो होता है आइसोप्रोपेलीन एल्कोहल। क्या क्वेश्चन है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ट्रांजिस्टर विद हीट सिंक आर फिक्स विद, इसका करेक्ट आंसर बी है। पावर ट्रांजिस्टर को हीट सिंक के साथ फिक्स करने के लिए हम फास्टनिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पर्टिकुलर सर्किट कनेक्शन ए वायर गेज 18 वायर इज सिलेक्टेड ओवर AWG ऑफ 22। जो वायर गेज होता है फ्रेंड मैं आपको बता दूँ, जितना ज़्यादा इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तार उतना ही ज़्यादा पतला होता है, यानी कि 18 गेज के वायर के मुकाबले जो 22 गेज का वायर होगा वो बहुत ही पतला होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसने ये कर रखा है कि हम 22 गेज के बजाय 18 गेज का क्यों यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स आपको पता होगा अगर हम वायर को ज़्यादा जितना पतला होगा उसकी करंट हैंडल करने की कैपेसिटी उतनी घट जाती है। तो अगर हम 22 गेज का 18 की जगह 22 गेज का वायर लेंगे तो वो उतनी शायद करंट को नहीं कैपेसिटी को कैरी कर पाएगा। सो इसलिए इसका करेक्ट आंसर डी है। ESD स्टैंड्स फॉर, ESD का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट, ए टाइपिकल सोल्डर कंपोजिशन यूज इन कंपोनेंट असेंबली टू PCBs, फ्रेंड जो हम PCB को सोल्डिंग के लिए जिस कंपोजिशन का यूज़ करते हैं वो कंपोजिशन बना होता है लिड और टिन से। लिड 60% एंड टिन 40%। तो करेक्ट आंसर नहीं, मैंने शायद उल्टा बोल दिया, लिड 40% एंड टिन 60%, करेक्ट आंसर इज टी। कन्फॉर्मल कोटिंग इज डन इन PCB, फ्रेंड जो कन्फॉर्मल कोटिंग होती है वो PCB और इलेक्ट्रॉनिक्स को मॉइस्चर और कंटेमिनेशन से बचाने के लिए होती है। तो करेक्ट आंसर इज डी। निम्नलिखित में से
सबका हल्का कण कौन सा है? विच इज़ द लाइटेस्ट पार्टिकल अमंग द फ्रेंड्स? आपको पता होगा इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होता है। आपको पता होगा जो एटम होता है उसका जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा वेट होता है उन्हीं का होता है उनमें। ऑब्वियसली करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर डिक्रीज व्हेन इंक्रीज। फ्रेंड्स, कॉपर वायर की अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो लेंथ बढ़ने के साथ जो उसका रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जितने भी हमारे कंडक्टर होते हैं ना, वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है। और जो हमारे सेमी कंडक्टर्स होते हैं उनमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो घटता है, क्योंकि कॉपर एक कंडक्टर है, तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका भी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलेशन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यास। अगर हम डायमीटर बढ़ाते हैं तो करंट ज़्यादा फ्लो होगा, इट्स मीन रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो करेक्ट आंसर इज डी। विच सर्किट एलिमेंट विल अपोज द चेंज इन सर्किट करंट? फ्रेंड्स, हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रखा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट करंट में होने वाले परिवर्तन को रोकेगा। फ्रेंड, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो करंट को अपोज करता है, उसमें होने वाले चेंज को अपोज नहीं करता। तो ए भी गलत आंसर है। अगर हम सी की बात करें, कैपेसिटेंस वो वोल्टेज में होने वाले चेंज को अपोज करता है करंट को नहीं। सो सी भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। और इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस दोनों तो हो ही नहीं सकते। अगर कैपेसिटेंस नहीं है तो दोनों को रखने का तो मतलब ही नहीं बनता। और जो हमारा इंडक्टेंस होता है वो करंट में होने वाले चेंज को रोकता है। सो करेक्ट आंसर इज बी, इंडक्टेंस ओनली। नेक्स्ट, द एरो डायरेक्शन ऑफ डायोड सिंबल इंडिकेट। फ्रेंड, जो डायोड के अंदर एरो का सिंबल होता है वो करंट के डायरेक्शन को डिनोट करता है। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ होल फ्लो भी हम कह सकते हैं या डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट भी कह सकते हैं। करंट का आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रिक्वेंसी रेंज ऑफ एफएम रेडियो। फ्रेंड, आपने अगर एफएम सुना होगा तो आपको पता होगा जो वो शुरुआत होता है वो 88 मेगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी से होता है, और जो लास्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो 108 मेगाहर्ट्ज होती है। सो इस फ्रिक्वेंसी रेंज इज 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसी सर्किट लैमिनेटेड आयरन इज इनवेरिएबली यूज्ड इन ऑर्डर टू। फ्रेंड्स, जो हम लेमिनेटेड आयरन का यूज़ करते हैं वो एडी करंट को कम करने के लिए करते हैं। करेक्ट आंसर इज ए। द इम्पिडेंस ऑफ कोएक्सियल केबल यूज फॉर टीवी। फ्रेंड्स, जो कोएक्सियल केबल जो मेजरली यूज़ होती हैं वो 50 ओम्स और 75 ओम्स की होती हैं। मैं आपको बता दूं, अगर जो हम 50 ओम्स का यूज़ करते हैं कोएक्सियल केबल, वो हम यूज़ करते हैं जहाँ पे पावर हैंडलिंग की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जो 75 को यूज़ करते हैं वो वहाँ करते हैं जहाँ एफिशिएंसी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जो उनका इम्पिडेंस है जितना ज़्यादा होता है, ज़्यादा नहीं मतलब 77 पे जो 77 ओम्स इम्पिडेंस के कोएक्सियल केबल होते हैं वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। और इसी प्रकार जो 30 ओम की कोएक्सियल केबल होते हैं उनकी पावर हैंडलिंग सबसे अच्छी होती है। तो हमने इन्हीं को ध्यान में रखते हुए दो स्टैंडर्ड्स बना दिए मेजरली, 175 ओम एंड अदर 50 ओम। जो 75 का है उसे हम मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए यूज़ करते हैं, और जो दूसरा 50 ओम का है उसे हम मैक्सिमम पावर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गेट फ्रॉम ट्रुथ टेबल। यहाँ पे दे रखा है 001 01 010। फ्रेंड, जो हमारे एक्सनोर का ट्रुथ टेबल होती है ये वो ट्रुथ टेबल है, तो ऑब्वियसली आंसर सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। फ्रेंड, जो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती हैं वो होती हैं जो पावर सप्लाई के जाने पर भी मेमोरी को रिटेन करती है। रैम की बात करें, वो पावर सप्लाई ऑफ होते ही मेमोरी रिटेन नहीं करती। डी रैम, डायनेमिक रैम वो भी ऐसा नहीं करती, कैसे मेमोरी भी नहीं करती। लेकिन ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, वो रिटेन करती हैं डाटा को। सो करेक्ट आंसर है सी।
नेक्स्ट, थर्मोकपल इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। फ्रेंड जो थर्मोकपल बेस्ड है जिस प्रिंसिपल पर, वो है सीबैक। आपको पता होगा फैराडे लॉ और लेंज लॉ और गॉस लॉ मीनिंग बनता है। नेक्स्ट, मेन एडवांटेज ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबल और कोएक्सियल केबल इज। फ्रेंड जो मेन एडवांटेज होता है वो लो लॉसेस का होता है। हम फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इसीलिए यूज़ करते हैं लो लॉस के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी फ्रेंड्स आपको पता होगा, जो ए 10 वोल्ट एंड 6 वोल्ट ये तीनों सीरीज़ में लगे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं 10 और 10 वोल्ट के सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, तो वो ऐड हो जाएंगे। और जो 6 वोल्ट का लगा हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा हुआ है, तो ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 20 में से 6 गए 14, 20 - 6 14 करेक्ट आंसर। फ्रेंड जैसे आपको देख के ही पता चल रहा होगा, ये एक ब्रिज रेक्टिफायर की डायरेक्शन है, क्योंकि जब मान लिया करंट ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में, ऑब्वियसली फ्रेंड करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द डिवाइस हैविंग द फॉलोइंग फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। ये जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो SCR की होती है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर की। करेक्ट आंसर है। आइडेंटिफाई द सर्किट। फ्रेंड जो ये सर्किट है, अगर फ्रिक्वेंसी हम बढ़ाएंगे तो जो ये इंडक्टर है वो हाई इंडक्टिव रिएक्टर बढ़ जाएगा, इंडक्टिव इम्पीडेंस बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से रजिस्टर के थ्रू कम करंट फ्लो होगा और जो पावर है वो कम ट्रांसफ़र होगी। लेकिन जब हम फ्रिक्वेंसी कम कर देंगे तो इंडक्टिव इम्पीडेंस कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ज़्यादा करंट रजिस्टर के थ्रू फ्लो होगा। तो इसलिए ये एक लो पास फिल्टर है, यानी ये लो फ्रिक्वेंसी के सिग्नल में ज़्यादा पावर ट्रांसमिट करेगी और हाई फ्रिक्वेंसी को एटेन्यूएट करेगी। करेक्ट आंसर इज सी। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी इसमें मिस्टेक्स मतलब आपको लगता है कि मुझे अपनी वीडियो में इम्प्रूव करना चाहिए, नीचे कमेंट करना मत भूलना, मुझे बताइए। अगर आपको किसी और एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स पे आंसर चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय फ्रेंड्स।